आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के उस डेमो पर जिसमें दिखाया गया है कि छेड़छाड़ संभव है। इंजीनियर और दिल्ली विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने वो डेमो को विधानसभा में दिया और उन्होंने कहा है कि इस तरह से संभव है। उन्होंने तो ये भी कह डाला कि गुजरात का स्ट्रांग रूम आप मुझे दीजिए और 3 घंटे का वक्त भी हम दिखाते हैं कि छेड़छाड़ कैसे होती है। चले राजेश अरोड़ा हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हैं। राजेश, सौरभ खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका साफ कहना है कि किस तरह से सिस्टम में छेड़छाड़ हो सकती है कि सील, जो हम जिस सील की बात कर रहे हैं, 2 चीजें निकल के आ रही हैं। एक, ईवीएम को कंप्लीट सील किया जाता है जैसे कि पहले बैलेट की पेटी को किया जाता था। एक आप बात बता रहे हैं कि इसके सिस्टम को सील किया जाता है जब उसको यूज करते हैं उससे ठीक पहले की जो प्रक्रिया होती है वो। गोरेराज का यह कहना है कि जब आप उसे पैक करते हैं उसी दौरान छेड़छाड़ उसमें संभव है। यही सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं। जी सर, इसमें जैसा कहा गया है कि कुछ वोट तो किसी को जाए, फिर थोड़ी देर बाद उसमें कोई कोड डाल दिया जाए, फिर वो वापस से उस पर जाए। इस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हार्डवेयर लेवल पर अगर चिप को बर्न किया जाता है तो वो सारे के सारे वोट एक ही पर्टिकुलर पार्टी को जाएंगे उस ईवीएम के। तो कहीं पर भी इस तरह का नहीं है कि एक ईवीएम से सारे वोट एक को जाए, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर या चिप लेवल पर अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये पॉसिबल है। और इस पे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाता जिससे कि हम प्रोग्राम कर सके। तो अगर कोई भी मशीन इस तरह से डिजाइन करी गई तो उसका जो सॉफ्टवेयर ही इस तरह से बर्न करके डाला गया है कि 3, 2, 5 इस तरह से काउंटिंग, तो ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि इस तरह से पॉसिबल है। क्योंकि ये किसी एक मशीन के ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार एक मशीन को इस तरह से कर दिया जाए तो उसके सारे रिजल्ट उसी मतलब प्रोसेस में आएंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर डालना किसी एक मशीन पर तब पॉसिबल है जब उसकी चिप बर्न हो रही हो, है ना। और लेकिन इस सारी मशीन पे पॉसिबल नहीं। चले राजेश जी, राजेश एज ए एक्सपर्ट क्या लगता है आपको कि जो कमीशन ने चुनौती दी थी, अब लगता है कि सौरभ भारद्वाज ने जो स्वीकार की डेमो के जरिए उन्होंने दिखाया, क्या वास्तव में एक बार इस पे कहीं खुलासा होना चाहिए? क्योंकि देखिए आप आईटी एक्सपर्ट है, आप जानते हैं कि संभव नहीं है। आम आदमी में एक धारणा बन गई है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इलेक्शन के जब रिजल्ट सामने आ रहे थे तो उस दौरान मायावती ने रिजल्ट के साथ ही ये बात कह दी थी कि ये मोदी लहर नहीं है, ईवीएम लहर है और इसकी जांच होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाजा खटखटा रही है, हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटा रही है। तो ये एक बार क्या दूध का दूध पानी का पानी, या कुछ आवश्यकता महसूस करते हैं कि आरोप इसी तरह से लगते रहेंगे? कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि कल को अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि उंगली में गड़बड़ है, क्या उसको काट के फेंक दिया जाएगा? तो एक बार के लिए क्या माने कि कमीशन की जो मशीन है उस पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है? सर, इसमें यह है कि अगर किसी मशीन में छेड़छाड़ करी गई है तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती होगी। तो किसी भी आप एक बैलेट मशीन को निकाल लीजिए, उसे टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार वो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर में मतलब एक बार चिप में अगर डल गया है तो अब उसे निकाला नहीं जा सकता। तो अगर इस तरह का है तो जितनी मशीनों पे उनको गड़बड़ी लगती है उनमें सब में एक बार उसमें से कोई सैंपल निकाल के उसमें चेक कर लीजिए, तो उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। उसमें 1 वोट और डाल दीजिए, वो देख लीजिए किसको जाता है, या उसमें एक पर्टिकुलर रेशो डाल लीजिए, जैसे 100 वोट डालिए और उसका काउंटिंग ले लीजिए। अगर वो सही आ रहा है, क्योंकि अगर छेड़छाड़ करी गई तो अब वो उसको हटाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है रिजल्ट भी उसी तरह से देगी फिर वो भी यही बात बता रहे हैं कि छेड़छाड़ के साथ ही संभव इस तरह से कोडिंग आप ऐसे करेंगे तो वोट यहां जाएगा। तो चलिए, राजेश का कहना साफ है कि जो आईटी एक्सपर्ट है कि पे कहीं संदेह है तो कुछ ईवीएम को आप सैंपल के जरिए ले सकते हैं और उसमें 100 वोट वापस से उसमें डाल करके आप देख लीजिए, अगर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई तो पता चल जाएगा। लेकिन यही बात लगातार उठ रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए और बैलेट के जरिए वापस चुनाव कराए जाने चाहिए। चलिए, शुक्रिया राजेश आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। वापस एक बार हमारे पैनल पे पहुंचना चाहेंगे। शीलदावा जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि हमें स्ट्रांग रूम दिखा दीजिए और स्ट्रांग रूम के बाद में हम लोग सौरभ जो दावा कर रहे हैं कि दिखाया जाएगा कि किस तरह से छेड़छाड़ संभव है। देखिए योगेश जी, मैं एक बात ये और कहना चाह रही हूँ कि जो ये बैलेट पेपर की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पेपरलेस मैनेजमेंट की बात कर रही है, तो
एक उनकी पर्यावरण की भी सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि जिस तरह से पेपर उसमें यूज होगा, कितने पेड़ कटेंगे, कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, एक पहलू ये भी रखा है। और मेरे साथ समझती हूँ कि विश्व में भी यही रखा होगा कि मतलब कम से कम पेपर वेस्ट होने चाहिए। तो फिर नोट चेंज क्यों किए? नोट चेंज क्यों किए? वो पेपर नहीं गया और नोटबंदी का भी तो मामला बोल रहे हैं आप गुमराह क्यों कर रहे हो? गुमराह मत कीजिए आप। मैं गुमराह नहीं कर रही, मैं बिल्कुल फैक्ट पेपर लेस की बात कर रहे हो, पेपर लेस की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा आज देश का सबसे बड़ा 15.5 लाख करोड़। एक बार हाँ सील झूठ बोलने का ठेका लिया। झूठ बोलना का तो मायावती जी ने ठेका लिया। कोई बात नहीं, उसकी फिक्र आप मत करो, उसकी फिक्र आप मत करो, उसकी फिक्र आप मत करो, उसकी फिक्र हमें करनी है। आप तो अपनी बेईमानी को बताइए, बेईमानी कैसे की आपने? आप तो बताइए बेईमानी कैसे की, बताइए आप फोटो में बेईमानी कैसे की बताइए आप। क्या फालतू की बात करिए? मायावती को जानती भी है क्या? मायावती को जानती भी है क्या? तो जाके मिल गई उनको बोले आप। हाँ, मायावती गरीबों की नेता है, गरीबों की मसीहा है। आप मायावती जी बोलिए, मायावती मत बोलिए उसको, आप मायावती जी बोलिए, वो गरीबों की नेता है। मैं बताती हूँ कैसी नेता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाया था, आपके लोगों ने उनको सर के भाई बना के धोखा भी आपने किया था, भाई बन के भी धोखा सील जी मुद्दे पे लौटेंगे। मुद्दा यह है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आपसे जानना चाहेंगे कि सौरभ भारद्वाज लगातार ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जो है उसकी जांच करवा दीजिए। क्या सरकार को आगे होकर के बात कहनी चाहिए कि कमीशन से हम भी गुजारिश करते हैं अगर कहीं किसी को संदेह है तो एक बार उसकी जांच हो जाए? देखिए, ये मामला टोटली चुनाव आयोग का बिल्कुल है। बिल्कुल चुनाव आयोग स्वयं कह चुका है कि अगर कोई चैलेंज करता है तो हमें डेमो करके दिखा दे। तो ये मामला तो अब कमीशन को देखना होगा, क्योंकि इस तरह से आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है और विधानसभा में इसका डेमो तो भारद्वाज ने दिया है। वो इंडिपेंडेंट इकाई है सरकार का, उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार का बिल्कुल नहीं है, कमीशन का मामला है, कोई दखल नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब को आगे बढ़ करके पहल करनी चाहिए कि बिल्कुल जांच हो जानी चाहिए। अब देखिए, मैंने कहा ना कि ना तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी के चुनाव आपको कब कराना है, कौन सी तारीख करनी, क्या करना है। इंडिपेंडेंट है चुनाव आयोग, तो वो जैसा उचित समझे। अगर उनको लगता है कि ये इसमें होनी चाहिए तो वो जरूर कराएंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का कहीं भी कोई दखल नहीं है। जी चलिए गोरेराज, बीच में आप कुछ कह रहे थे। नहीं, इसमें मैडम ने जो बात कही पेपरलेस की बात करनी थी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। नोटबंदी तो बड़ी दूर की चीज है, उसको आप छोड़ दीजिए। वो उन्होंने उसके बाद चुनाव जीत लिया है तो इसलिए उनका वीटो है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, आज सारे चुनाव तब हुआ है, उससे पहले ही से उनका एजेंडा है। मैं बताता हूँ आपकी ये जो आप कथनी और करनी में कितना बड़ा डिफरेंसेज है। आपके सारे कार्यालयों में पेपर ही चल रहे हैं और आपकी 90% जो मैन पावर है पेपर की केवल इन और आउट की एंट्री करने और उसके स्टोरेज कह रहे हैं आप सारा कंप्यूटराइज हो रहा है। कुछ नहीं, गलत है। आप गए नहीं, आपका कौन से कार्यालय में गए? कार्यालय बिल्कुल पूरी कोशिश, पूरी कलेक्ट्री, बिल्कुल पूरी जेडीए आप बैठ जाइए, पूरा सेक्रेटरी, पूरे कंप्यूटर नहीं है, नेट नहीं है, क्या बात करेंगे? फोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है उनके पास। वो जो टाइप जो करता है ना, टाइप राइटर जिस कंप्यूटर पे P4 आज 20 साल पुराना 30 साल पुराना जो डस्टबिन में लोग फेंक रहे हैं, वो कंप्यूटर पड़ा है। जाके देखिए कलेक्ट्री में, जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं। आप कब की बात कर रहे हैं? अरे मैं आज ही जाके सुबह आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। का सारी रिकॉर्ड आप जाके देखिए। मैं बताऊँ, सुबह ही जाके आया हूँ। ये देखो, आप रिसीविंग में दिखा दूं, आप तो सुबह ही जाके रिसीव करवा के आया हूँ। ये देखो कलेक्ट्री के, तो हमें तो सब पता है ना। मैं जाके आया हूँ, जेब में कैलेंडर पड़ा है आज की है। देखो आप रिसीविंग पे देखो, सारा डाटा जो आज का है सब धीरे अरे धीरे नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है इनकी। कोई ईमेल से एक्सचेंज अपने डाटा स्कैन करके जो चिट्ठी भेजने की है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को स्कैन करके ईमेल से कोई भेजता हो तो बता दीजिए आप। सारा पेपरलेस तो वहीं हो जाएगा। इसके लिए कोई ऑर्डर। मेरा सवाल है, इससे जुड़ा हुआ है कि कपिल मिश्रा बीच में आ रहे हैं। अब कपिल मिश्रा 2 दिन से आ रहे हैं और क्या इससे कोई ईवीएम की कंट्रोवर्सी जो है उसके साथ में कहीं जोड़ा जा रहा है इसको? नहीं, ईवीएम की कंट्रोवर्सी नहीं है, उनकी एक अलग कंट्रोवर्सी है जो मंत्री पद जाने की वजह से वो हाथ हो गए हैं। इसकी वजह से वो कुछ बोल रहे हैं जिसमें वो तथ्य नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी, और कुछ भी मतलब बोल रहे हैं, वो गुस्से में है अभी। तो इसलिए ज्यादा उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मंत्री पद जाने का उनके ऊपर गुस्सा है, वो कुछ दिन तक रहेगा। फिर जैसे ही बाकी लोगों का पद जाने के बाद जो लोग बौखला जाते हैं, उनका ठंडा हो जाता है। फिर उनको मीडिया में आपने देखा होगा, विनोद कुमार बिन्नी, ये गर्ग, ये सब जो घूमते थे 2015 के पहले, बता रहे हैं, वो नहीं दिखते। तो ये भी दिख रहे हैं।
असलियत बता रहे हैं तो उस वहां पे दिल्ली में एसीबी इनके पास है नहीं, जनता के सामने सीबीआई के है नहीं इनके पास, ठीक है कुछ है नहीं तो एफआईआर दर्ज कीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए, सजा दीजिए। वो तो सबूत दे रहे हैं, सबूत अभी तक पुटअप नहीं किया है, कह रहे हैं एक भी सबूत उन्हें बाहर नहीं दिया है, सिर्फ अभी तक बयान दिया है। वो कहीं भी देने को तैयार है, देने को तैयार होना आएगा जब देखेंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं उनका। अच्छी है, सबूत देवे तो बड़ी अच्छी बात है, वो पब्लिक डोमेन में तो अभी तक नहीं है, वो लिफाफे में है, लिफाफा खुलेगा। चलिए, सबूत नहीं है। सब 3 आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा ने सीबीआई के सामने कि नेताओं के विदेश के दौरे, केजरीवाल के रिश्तेदारों को 50 करोड़ की जो डील हुई है वो, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 करोड़ रुपए के नगद जो लेन देन का जो मामला है सत्येंद्र जैन के गिना था क्या उन्होंने? कपिल मिश्रा जी ने गिना था, मतलब जिन्होंने दिया उन्होंने बताया है, जिन्होंने दिया उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। खैर चलिए शील जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि कपिल मिश्रा के आरोपों पर यकीन करना चाहिए हमें? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए, अगर वो कोई आदमी सबूत देता है तो आरोप करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एक बार प्लीज, एक बार गौरराज जी, लेकिन अगर सौरभ भारद्वाज अगर कोई प्रूफ देते हैं तो उन्हें खारिज करना चाहिए? नहीं, खारिज नहीं, मैंने नहीं कहा कि उनको खारिज करना है। मैंने कहा चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे सामने डेमो करके दिखाइए। अभी तक नहीं कहा, अभी तक नहीं कहा। सरेआम चुनाव आयोग ने अभी तक बुलाया नहीं है, न्योता नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कब से बोल रहे हैं? 12 तारीख के बाद जवाब देंगे, 12 के बाद जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया, उससे पहले चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप डेट मुकर्रर करिए, हम आकर के आपको डेमो देंगे। हाँ, तो उन्होंने ये, मैं इस प्रकरण पर नहीं करी, इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा कि अगर योगेश जी, मैं इसमें इनको बोलना चाहता हूँ, मेरा भी एक सुझाव है कि सौरभ जी आईटी सेल से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में देश में, इसमें दिल्ली में विधानसभा में है। अगर वो ये बात चैलेंज कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, अपनी ओरिजिनल मशीन दिखानी चाहिए। अभी तक तो डेमो की मशीन है, हम मान रहे हैं, चलो डेमो की मशीन वो कहीं गुजरात से या किसी कंपनी से लेके आए हैं। अगर चुनाव आयोग स्पष्ट है, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि सौरभ जी आप हमारे ऑफिस में आइए और ओरिजिनल मशीन पकड़िए, इसमें आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। अगर सौरभ जी वहां कर पाते हैं तो अपने आप पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़ पाते तो अपने आप पकड़े जाएंगे। अभी तक तो चुनाव आयोग ने उनको न्योता ही नहीं दिया। चुनाव उन्होंने तो डरते हुए विधानसभा में इसलिए अपना प्रेजेंटेशन दिया कि उन पे मुकदमा नहीं बन जाए, नहीं उनको 1 मिनट में जेल हो जाएगी। तो अब आयोग से जाइए ना, आयोग के सामने जाइए। चुनाव आयोग के सामने सारी पार्टियां गई थी मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति के पास गई थी, कांग्रेस ने इनका रिप्रेजेंटेशन किया था, सबने मांग की थी कि बैलेट से चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी अपील को खारिज कर दिया, तब ये जाके हुआ है। लेकिन अब अगर सौरभ जी इतने बड़े रूप से आपको दिखा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उनको, आप अपनी पार्टी के, बीजेपी के इस बार चुनाव आयोग को कहें, जी चुनाव आयोग को आप लोग रिकमेंड करें। इस बीच अन्ना हजारे की बड़ी प्रतिक्रिया, अन्ना हजारे की बड़ी प्रतिक्रिया ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये आरोप साबित होते हैं तो उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान में धरने पर बैठेंगे, लेकिन बिना आरोपों के किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। जांच कराई जानी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल पे इस तरह के आरोप साबित होते हैं तो वो इस्तीफे की मांग करेंगे। चलिए शील जी, आपने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर आरोप कोई भी लगा देता है तो उससे माना जाना चाहिए। माना किस अंदाज से? मैंने कहा ना, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ना। अगर वो सबूत दे रहे हैं, अगर सबूत साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए विष्णु जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि आरोप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर की ओर से लगाए जाते हैं तो क्या माना जाए उससे? एक प्रक्रिया हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि इसकी भी होनी चाहिए। आरोप कोई किसी पे भी लगाता है तो एक एजेंसी हो, उन आरोपों की सच्चाई की जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में कितने फैक्ट्स हैं। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है कि जिसने आरोप नहीं लगाए हो और जिस पे आरोप भी नहीं लगे हों। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग हैं जो लोकतंत्र की इस बरादरी में बैठे हुए हैं, आप लोगों को तय करना चाहिए कि कोई एक ऐसी एजेंसी तो हो कि जो जांच कर सके। देखिए योगेंद्र जी, एक बात और बता दूं, जी बताइए। उन्होंने केजरीवाल जी ने अरुण जेटली पे आरोप लगाए थे, बाद में उन पर मानहानि का मैंने क्या कहा आपसे कि कोई भी ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसकी ओर से आरोप नहीं लगाए गए हों, और ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगे हों। तो एक एजेंसी आप लोगों को बनानी चाहिए, सभी को मिलकर के। योगेश जी, इनसे मैं पूछना चाहूंगा शील जी से, विष्णु कुलवाल साहब के पास में। देखिए योगेंद्र जी, मैं आज आपको वो बात याद दिलाता हूं कि एनआरआई थे अमेरिका के लक्की भाई, जिसने
नरसिंह राव जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उनको उसने पार्टी के लिए चंदा दिया था, मगर उसने कहा था मैंने चंदा नहीं दिया, मैंने काम के बदले पैसा दिया था। उस लक्की भाई से इसी सीबीआई ने एफिडेविट लिया और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को नहीं, उस 85 साल के लक्की भाई को गिरफ्तार किया। क्यों कि रिश्वत देना भी तो कानूनी अपराध है। तो अगर कपिल मिश्रा ने ऐसा काम किया है, क्योंकि मंत्रिमंडल से इसको उठाया गया है, अगर ऐसा काम किया है तो सबसे पहले कपिल मिश्रा की इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उसके बाद सब 120 के मुलजिम बन जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। तो मगर आज कपिल मिश्रा को जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है वो एक तरीके से एकदम गलत है। ये सरकारें गिराना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने पहले ही बोल दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कांग्रेस मुक्त भारत होगा, मगर यह प्रधानमंत्री जी को ध्यान होना चाहिए कि 67 साल तक विपक्ष में रहे हैं आप लोग। तो ऐसी कोई भाषा मत बोलिए जो आपको भी कभी भारी पड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो आज अमित शाह जी, आज खुद अपने नरेंद्र मोदी जी, वो तो सब बरी हो गए। लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उन पर तलवार लटका दिया आपने। आपकी नीयत ही खोटी है, आपकी जड़ी खोटी है, आपके विचार ही खोटे हैं। आपकी पार्टी के विचार एकदम देश के हित में नहीं है, देश के हित में। चलिए, मैं इस बात से सहमत हूं गुलवार साहब। हर राजनीतिक दल के विचार इस देश के पक्ष में अपना स्वार्थ के ऊपर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है देश के आधार पर नीतियां हैं और मुझे लगता है कि ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसे देश प्यारा नहीं हो। भारत बहुत ही खूबसूरत, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बहुत अच्छा संविधान, ये मुझे लगता है कि यहां अनेकता में एकता वाला हमारा जो यहां का सिस्टम है वो सभी को पसंद है और देश के खिलाफ कोई नहीं है। देखिए, हमारा एक सिस्टम है, इंटरनल डेमोक्रेटिक भी अपना एक सिस्टम है, आरोप लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या वास्तव में अब वक्त आ चुका है कि यह राजनीति प्रतिशोध में तब्दील ना हो, प्रतिस्पर्धा बनी रहे, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, एक आम हिंदुस्तानी अपेक्षा करता है। आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, किसी पे लग भी सकते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई की जांच उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हो, ताकि जो आरोप लगाने वाला है ये महसूस करके चलता है कि मेरे आरोपों को ही सच्चाई मान करके उसे जेल हो जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी इज्जत पे कोई चोट पहुंचेगी। तो ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए। आज हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं, कल वो हम पे भी लगा सकते हैं। और राजनीति में ये तय माना जाना चाहिए, आप लोगों को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं है और कोई किसी का विरोधी नहीं है। आज जो जिसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कल को हो सकता है वही आपके सहभागी हों। ऐसे कड़वे बोल या इस तरह की कोई चीज नहीं अपनाई जानी चाहिए, ताकि YouTube जैसे एक सर्वर है, उस पर जिस दिन आपको जरूरत पड़े कि आप कहें कि ऐसा हुआ था, लोग ले जाके दिखाएंगे कि आपने ऐसा भी कहा था। चलिए, खैर, मनोज जी, आपसे मुखातिब होंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शील जी दवाई अभी ये बात कह रहे थे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तो उन्होंने अभी अपने साक्षात जो भी है वो एजेंसी को दी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में जलदाय विभाग का घोटाला हुआ, आपके अफसर जेल में गए, आपके मंत्री किरण महेश्वरी जी इसमें इन्वॉल्व थी, आपके खान घोटाला 45,000 करोड़ का हुआ, आपने 604 खानों का आवंटन रद्द किया, नीलामी बाद में अब करने की अब तैयारी कर रहे हैं। आप उन्हें अपने मंत्रियों को क्यों नहीं बर्खास्त किया? आपका एनएचएम घोटाला, आपका खान घोटाला, आपका पानी घोटाला, आपने पानी में करोड़ों अरबों रुपए की घोटाला किया, आपने उनकी तो कुछ नहीं किया। आप अपने मंत्रियों के बारे में क्यों नहीं बात बोलते? आप दिल्ली सरकार और ईवीएम से जुड़ा मामला, आज उस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, ये हम डाइवर्ट हो जाएंगे, नहीं तो मुद्दे बहुत सारे। मैंने क्या कहा आपसे कि आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगे हों, और ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने आरोप भी नहीं लगाए हों। या आप लोगों को तय करना है कि इन आरोपों की सच्चाई की तह तक जाने के लिए सिस्टम कौन सा इज्तिहाद किया जाए। नहीं, जो भी व्यक्ति आज वो सौरभ जी हैं, वो उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। मेरी तो भाजपा के नेताओं से आग्रह है कि अब वो चुनाव आयोग को स्वयं आगे बढ़कर कहे और मशीन उनको प्रेजेंट करें, कि उसके ओरिजिनल मशीन के साथ भी उनको एक बार डिस्प्ले करने का मौका दें, जिससे कि पूरा देश देख पाए कि क्या सच्चाई है। क्योंकि आज तो उन्होंने चलो डेमो मशीन के साथ किया है, हो सकता है कि वो ओरिजिनल ईवीएम मशीन के साथ जो चुनाव आयोग नहीं सोच पा रहा, वो से सौरभ जी सोच पा रहे हो, करके दिखा दें, तो कम से कम उसमें सुधार हो। हमारा ये, हम हार को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन हमारा एक सुझाव इसके साथ है कि चुनाव आयोग को यह चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, और चुनौती को स्वीकार करते हुए सौरभ जी को अपनी ओरिजिनल मशीन के साथ, कि इसके साथ कैसे आप भेदभाव कर सकते हैं, आप करके दिखाइए।
और उसमें उनके कानूनन प्रक्रिया में उनके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए कि कल आप उनको कानूनी प्रक्रिया में उलझा दें। तो बेटर है चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? स्वतंत्र चुनाव आयोग किसी चुनाव आयोग को आप केंद्र में हो, आपके राज है, आपका जिम्मेवारी बनती है कि आप आगे बढ़ के गए। ये आरोप आप पे लग रहा है क्योंकि इसका फायदा आप ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। कोई दखल नहीं किया। मध्य प्रदेश की मशीन में एसडीएम कलेक्टर के सामने पर्चियां आपके नाम की निकली, हाथ के या फूल के या सॉरी हाथी के निशान की नहीं निकली। जब फूल के निशान की मशीनें निकली, मीडिया ने उसको कैच किया तो कलेक्टर के बड़बोले बल सामने आ गए। गोरेराज जी आपसे मुखातिब होऊंगा। खैर चलिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, किसी पे भी लग सकते हैं, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि लेकिन क्या वक्त आ गया है कि आरोपों की सच्चाई की जानकारी वास्तव में जनता की जिज्ञासा के बीच रहती है कि क्या सच्चाई है? हम 10 दिन किसी चीज को स्टैंड कर पाते हैं, उसके बाद में सब भूल जाते हैं, लेकिन आरोपों के लिए कोई ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र में कि बिल्कुल एक निष्पक्षता के साथ में उसकी जांच भी होनी चाहिए। क्यों नहीं? तो किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पहले तो जांच होने और एक प्राइमा फेसा एविडेंस जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। वो अभी तक कपिल जी ने केवल यही कहा है कि उनकी बात को मान ले, सबको ही मान ले, वो ठीक है। वो कहने सील बंद लिफाफे तो ठीक है, सीबीआई तो इनके अंदर में आती नहीं, एसीबी वो जहां चाहे मुकेश मीणा जी के कैसे संबंध है सबको पता है, दिल्ली पुलिस की कैसी संबंध है, ठीक है वो कर लेंगे। वो तो मौका ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोगों के मीडिया में खबर नहीं आई, परसों की एक खबर है जो कमांडो सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था पुलिस ने जिस एफआईआर में कि एसटी/एससी एक्ट के तहत किसी ने एनडीएमसी के कर्मचारी पे वो क्वेश्चन कर दिया है हाईकोर्ट ने एफआईआर को। कहीं वो न्यूज नहीं है। आपने जब गिरफ्तार हो रहा था तो आप चला रहे थे, जब गिरफ्तारी हो रही थी परसों न्यूज आई है फ्रंट पेज पे, वो भी न्यूज होनी चाहिए थी कि ये फेक मुकदमे थे। ऐसे थोड़ी कोई एफआईआर केस होती है, कोई वो भी एससी/एसटी एक्ट में, एसी एक्ट के एफआईआर पे जो इंक्वायरी करता है वही एसीपी रैंक का अधिकारी होता है। ऐसे लोगों ने चार्जशीट दाखिल की कोर्ट के अंदर, वो चार्जशीट वहां पे क्लोजर लगा और उसके बाद हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे तो पुलिस वाले उनके मददगार बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा जी जाएं और तुरंत एफआईआर करवाएं, उनके पास कोई एविडेंस है तो। आपने अखिलेश त्रिपाठी पे दंगा फैलाने का आरोप उनके थाने में मॉडल टाउन में लगा, वो मजिस्ट्रेट ने उस एफआईआर को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस है, इस केस में कुछ भी नहीं है। तो वो भी खबरें छापनी चाहिए, दिखानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। मैडम ने अभी अरुण जेटली और नितिन गडकरी के मानहानि की बात की। आप मुझे बताइए नितिन गडकरी दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाए थे बीजेपी के? क्या आरोप नहीं? सारे मीडिया ने दिखाया कि ट्रक उनके चपरासी उनके कंपनियों के डायरेक्टर हैं, वो यही आर्गुमेंट देते रहे कि मैं इस कंपनियों को पहले छोड़ चुका थे। तो सही, सारी मीडिया ने दिखाया। बाद में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए, उन पे मुकदमा कर दिया, मीडिया पे करे मुकदमा वो, ठीक है। आप डीडीए की बात करती हैं, डीडीए में स्कैम हुआ है ये तो सर्वविदित है, एफआईआर है, जांच चल रही है। जिसका ऑडिटर है वो जेल गया हुआ है, एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच चल रही है। ये कह रहे हैं कि हाँ घोटाला तो हुआ है लेकिन मैं निष्पक्ष हूं, तो ये तो जांच के बाद पता पड़ेगा। आप ये मत कहिए डीडीए में स्कैम हुआ है, जब वो प्रेसिडेंट थे, एफआईआर है, लोग जेल गए हैं, ऑडिटर जेल गया है उसका। देखिए सारा जो भी उनका आप ये मत कहिए आरोप मीडिया में पहले से क्लीन चिट दी गई थी। अरे क्लीन चिट कौन देने वाला होता है? रॉबर्ट वाड्रा को भी क्लीन चिट बना के दे दी थी सरकार ने। अब देखिए क्या हो रहा है, चेक करती है वो इस आधार पर उनको नहीं, बिना नहीं आप तथ्यों को मत बताइए। मीडिया ने पहले नितिन गडकरी को ट्रक का कहने से कोई किसी को प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना? प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने? संसदीय बॉडी तय करती है प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने, मुझे बताइए। वो सेकंड टाइम के प्रेसिडेंट आपको याद है इंसिडेंट? नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। यशवंत सिंह ने मुखालफत की थी, यशवंत सिन्हा ने, उन्होंने मंगाया, जब चुनाव होने की नौबत आई अचानक ये बदला। ऐसा नहीं होता। पल पल की खबर आ रही थी, आप शायद भूल गई, आपको याद हो। नितिन गडकरी दोबारा इसी आरोप की वजह से प्रेसिडेंट नहीं बने थे। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल 200% सही है। पूछ लीजिए योगेंद्र जी, याद है मीडिया ने कहा हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। संसदीय बोर्ड सेकंड टाइम नितिन गडकरी प्रेसिडेंट इसी वजह से नहीं बने थे। मैं बता रहा हूँ, आप क्या बात करते हैं? कोई भी चुनाव इसलिए नहीं किया जा सकता। मैं फैक्चुअली एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ, आप जाके घर पे चेक कर लेना। आरोप तो लगाते रहते हैं लेकिन जब तक बिना सबूत के हमारी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। मीडिया ने दिखाया था उनके ट्रक के, कार के ड्राइवर, उनके कंपनियों के डायरेक्टर हैं, तो उसको क्लियर। केजरीवाल जी ने तो बाद में आरोप लगाया उनके ऊपर। वो तो पहले तो मीडिया ने उनको उनके ट्रके और ड्राइवर जो डायरेक्टर, दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तथ्यों के साथ ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप बेसलेस लगा दिए थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मीडिया में पहले आया था, तब किया था। क्लीन चिट था ना। किसने बार बार कह रही हो कि हमारे यहाँ पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि कोई आरोप लगा दे इसलिए अध्यक्ष जैसे अध्यक्ष नहीं बना, ये फैक्ट है। इसकी वजह से अरे फैक्ट है ये। देखिए आरोप एक ऐसा मुद्दा है कि आए दिन आते हैं और लगते हैं,
आरोप को आधार अगर हम पे आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन के सूची मांगने लगे और फिर आपका पूरा बदला गोरेराजी हम पे आरोप लगे तो गलत है और दूसरे पे आरोप लगे तो सच्चाई हो, तभी आरोप लग रहे हैं। यानी कि आप लोगों को एक सिस्टम सेट करना चाहिए कि क्या वास्तव में किसी के आरोप के लिए कोई ऐसी एजेंसी हो जो उसकी जांच करे, उसके बाद ही बोलने की आजादी मिले, या फिर हमें अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसका कहीं पे भी हम बेजा उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई किसी पे भी आरोप लगा देगा। और आरोप जब जैसे मैंने पहले कहा कि खुद पे लगे तो निराधार, दूसरे पे लगे तो कोई सच्चाई होगी। ये प्रक्रिया है जो मुझे लगता है कि राजनीति बनावटी किस्म जो उसकी दिखाई देती है ये नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति का अपना एक वजूद है और जिसका एक सम्मान है, उसे बरकरार तभी रखा जा सकता है कि जिसकी सच्चाई को स्वीकार भी करें। आरोपों की सच्चाई और यथार्थ के तय में भी जाने की पहल की जानी चाहिए, केवल ये नहीं कि किसी ने किसी पे आरोप लगा दिया तो सही है कि गलत है, हम अपोजिशन में हैं तो सामने वाले को बिल्कुल झूठा बता देंगे, या अगर हमारे इच्छा के पक्ष में लग रहे हैं आरोप किसी के तो बिल्कुल सही होंगे। तो ये एक प्रक्रिया इस तरह की बन पड़ी है कि कभी भी किसी पे कोई भी आरोप लगा रहा है। खैर, आरोप दो तरह के सामने आ रहे हैं। एक ईवीएम के साथ जो डेमो दिया गया उसमें छेड़छाड़ संभव है, और दूसरा कपिल मिश्रा। अगर कपिल मिश्रा के आरोप को कुछ राजनीतिक दल सही ठहरा रहे हैं तो सौरभ भारद्वाज के आरोपों को सही क्यों नहीं माना जाना चाहिए? हमें लगता है कि दोनों की जांच जरूर होनी चाहिए और ये सुर्खियों में ये बात है। हर आम हिंदुस्तानी, ना केवल दिल्ली का बासिंदा, सब जानना भी चाहते हैं कि क्या ईवीएम में ऐसा हो सकता है जो हमें विश्वास ये दिलाती है कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनी हुई जो सरकार होगी वो देश के भविष्य के लिए होगी, उस प्रदेश के भविष्य के लिए होगी जिसके हाथ में हम 5 साल रिजर्व कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।